हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के आपको बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का जलवा देखने को मिला है। दोस्तों बताएंगे जम्मू कश्मीर को लेकर एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं, कौन होने वाला है मैदान का धुरंधर। जी हां दोस्तों, वही बताएंगे कश्मीर में कांग्रेस एनसी को बढ़त जरूर है, लेकिन क्या भाजपा का दांव पलट पाएगा बाजी। तो वही जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस को जीता हुआ मैक्सिमम एग्जिट पोल ने दिखाया है दोस्तों, ऐसे में बीजेपी का सबसे पहला और बड़ा बयान निकल कर आया हरियाणा चुनाव को लेकर, उसके रिजल्ट्स को लेकर बताएंगे क्या कहा बीजेपी ने। वहीं दोस्तों बताएंगे जम्मू कश्मीर में बिना चुनाव लड़े 5 विधायक बनाए जाएंगे, जिस पर कांग्रेस भड़कती दिखाई दी है। तो वहीं आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलट गई दोस्तों। साथ ही साथ एशिया में मुसलमानों का नया नसरुल्लाह बनना चाह रहा है जाकिर नाइक, जिसमें पाकिस्तान करने लगा है उसकी मदद। तो वहीं अगर आप भी पैन कार्ड को होल्ड करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए बहुत बड़ी और बुरी खबर सामने आ सकती है। बताएंगे क्या है खबर, सारी जानकारी बताएंगे, बस आप विस्तार से बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का पुरजोर समर्थन करते हैं, निरंतर भारत में विकास होते हुए देखना चाहते तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां बहुत सारे खबरों के चैनल ने एग्जिट पोल निकाला है दोस्तों, जहां जम्मू में बीजेपी का बोलबाला होता नजर आ रहा है। बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद अब वोटरों को रिजल्ट का इंतजार है। जम्मू कश्मीर में इस बार 3 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था। 1 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पर आखिरी चरण की वोटिंग पूरी हुई। इससे पहले 18 सितंबर को पहले और 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान हुआ था। बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ, इसीलिए वोटर्स की निगाहें रिजल्ट पर बेसब्री से टिकी हुई हैं। सिर्फ भारत के लोगों की ही नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया के लोगों की नजर जम्मू कश्मीर के इस चुनाव पर अटी हुई है। बता दें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 के लिए आज तक सी वोटर के एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं। इस सर्वे के मुताबिक कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन बोले तो इंडिया ब्लॉक को बड़ी बढ़त मिलती दिखाई जरूर दे रही है। पिछले चुनाव में जहां इस गठबंधन ने 24 सीटें जीती थी, वहीं इस बार के एग्जिट पोल में इन्हें गठबंधन में 40 से 48 सीटें मिलने की संभावना है। ये पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 18 से 22 सीटों का इजाफा है। तो वहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी स्थिर नजर आ रही है। पिछले चुनाव में 25 सीटों के मुकाबले इस बार उन्हें 27 से 32 सीटें मिल सकती है। मतलब बीजेपी को 2 से 4 सीटों का अपने दम पर, अकेले के दम पर इजाफा हो सकता है। सबसे बड़ा नुकसान पीडीपी पार्टी को होता दिखाई दे रहा है, महबूबा मुफ्ती की पार्टी को होता दिखाई दे रहा है। पिछली बार 28 सीटें जीतने वाली पीडीपी को इस बार केवल 6 से 12 सीटें मिलने की संभावना है, यानी करीब 16 से 22 सीटों का भारी नुकसान हो सकता है। अन्य दलों की बात करें तो इन्हें 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान है, जो पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 2 सीटों का इजाफा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को पिछले चुनाव की तरह इस बार भी घाटी में कोई सीट मिलती दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सर्वे के अनुसार बीजेपी को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान है। आप कह सकते हैं दोस्तों 50-50 का आंकड़ा चलता दिखाई दे रहा है इंडिया ब्लॉक और बीजेपी के बीच में। सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जम्मू क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए खड़ी है, जबकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को भी अच्छा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये तो है एग्जिट पोल, जब रियल पोल आएगा दोस्तों तो ऐसा हो सकता है कि आंकड़े बदल सकते हैं। कांग्रेस एनसी को अभी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा का दांव पलट देगा बाजी, क्योंकि दोस्तों बीजेपी ने एग्जिट पोल में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। जम्मू वाले रीजन में, जम्मू रीजन की कुल 43 सीटों में से बीजेपी को 30 के आसपास दिखाई दे रही है सीट, जबकि कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को संयुक्त रूप से 11 से 15 सीटें ही दिखाई दे रही हैं। अगर पीडीपी की बात करें तो उससे कश्मीर और जम्मू दोनों जगहों पर भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसे में दोस्तों हमने आपको आंकड़े बता दिए, लेकिन आपसे हमारा सवाल यही है कि क्या घाटी में बन पाएगी बीजेपी की सरकार? जवाब आपके हाथों में दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ पीपल क्या जवाब देती है, वही बता दें बीजेपी की जुबानी। दरअसल इन एग्जिट पोल्स को लेकर बीजेपी का जवाब आया है। बीजेपी ने कहा कि गलत साबित होंगे ये एग्जिट पोल, बनेगी हमारी सरकार। जी हाँ, एग्जिट पोल पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने कहा कि नतीजे इससे बेहतर होंगे। बीजेपी हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। लोगों का आशीर्वाद बीजेपी के साथ है। जी हाँ, ये कहते हुए बीजेपी ने अपनी बात क्लियर कर दी है दोस्तों। आपकी राय तो बनती है, वही बता दें। इसी से जुड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में बिना चुनाव लड़े 5 विधायक बनाए जाएंगे, इस पर कांग्रेस भड़कती दिखाई दे रही है। दरअसल लंबे अरसे के बाद विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 अक्टूबर यानी परसों आएंगे, लेकिन उससे पहले ही नए नियम के तहत मनोनीत किए जाने वाले 5 विधायकों को लेकर राजनीति गर्मा उठी है। कांग्रेस पार्टी ने इस प्रावधान का विरोध किया है। कांग्रेस ने बिना मतदान के 5 विधायकों के मनोनीत किए जाने को लोकतंत्र और संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। लिहाजा कांग्रेस ने चुनावी नतीजों से पहले इसके खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। जी हाँ, यानी कि वो नहीं चाहती कि बिना चुनाव लड़े इन 5 विधायकों को विधायकी दी जाए। तो वहीं आपको बड़ी खबर बता दें, तेहरी में आईटीबीपी जवानों से भरी बस पलटी। ऋषिकेश चंबा हाईवे पर हुआ यह हादसा। जम्मू कश्मीर चुनाव ड्यूटी से वापस लौट रहे थे अपने जवान
में बता दें, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव ड्यूटी से लौट रही आईटीबीपी जवानों से भरी बस ताचिला के पास पलट गई। ऋषिकेश चंबा नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ, 7 जवान घायल हुए जबकि अन्य सभी जवान सुरक्षित हैं। बस ऋषिकेश से उत्तरकाशी की ओर जा रही थी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया। नरेंद्र नगर स्थित श्री देव सुमन राजकीय उप जिला चिकित्सालय में घायलों को लाया गया, जहां पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल नेगी के नेतृत्व में चिकित्सकों की टीमों द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। आईटीबीपी के जवानों के साथ मेडिकल टीम के सदस्य अजय एवं मिलन ने बताया कि उनकी टीम द्वारा घटना स्थल पर ही घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया। जी हाँ, आप लोग भी उनके लिए दुआएं करिएगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। गेट वेल सुन के नाम मत भूलिएगा। वहीं बता दें, आज चेन्नई के मरीना बीच पर होगा भव्य एयर शो। वायुसेना के 72 जहाज लेंगे इसमें हिस्सा। जी हाँ, 12वां वायुसेना दिवस समारोह इस बार चेन्नई के मरीना बीच पर मनाया जा रहा है। 21 सालों में पहली बार चेन्नई वायुसेना दिवस समारोह की मेजबानी करेगा। 6 अक्टूबर को होने वाला इस बार यह समारोह पहले से कहीं ज्यादा भव्य होगा। इस मौके पर मरीना बीच पर एक शानदार एयर शो के साथ भारतीय वायुसेना लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराने की भी कोशिश करेगी। वायुसेना के मुताबिक मरीना बीच पर होने वाले भव्य एयर शो में हिस्सा लेने के लिए सुलूर, तंजावुर, तांबरम, अरक्कोणम और बेंगलुरु से भारतीय वायुसेना के 72 जहाज उड़ान भरेंगे जो पूर्वी तट पर मिलेंगे। इस एयर शो में भारत का गौरव कहे जाने वाला स्वदेश में बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ साथ राफेल, MiG-29 और सुखोई 30 MKI जैसे अत्याधुनिक फाइटर जेट भी फ्लाई पास्ट में हिस्सा होंगे। इसके अलावा सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम और सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी अपने हवाई करतब दिखाएगी। साथ ही लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव MK4 भी हिस्सा लेंगे। इसके अलावा नौसेना के P8I और विंटेज डकोटा भी फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्त, ऐसे में ऑल द बेस्ट अवश्य कहिएगा अपने वायुसेना को। साथ ही साथ बता दे, एशिया में मुसलमानों का नया नसरुल्लाह बनना चाह रहा है जाकिर नाइक। पाकिस्तान कर रहा उसमें इसकी मदद। जी हाँ, भारत का भगोड़ा इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में है, जहां वो लगातार भड़काऊ बयान दे रहा है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उसके स्वागत के लिए पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। जाकिर नाइक ने गाजा के नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे इजराइल के खिलाफ अपने जिहाद को जारी रखे हुए हैं और पवित्र मस्जिद अल अक्सा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही उसने सभी देशों को इजराइल के साथ कारोबार बंद करने की अपील की है। जी हाँ, बता दें, इजराइल और हमास के बीच चल रहे संघर्ष के दौरान नाइक ने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की है। उसके विवादित बयानों में साधु संतों को लेकर भी जहरीले विचार शामिल है, जिसमें धार्मिक तनाव बढ़ाने की आशंका है। नाइक के पाकिस्तान दौरे के दौरान कराची और लाहौर जैसे प्रमुख शहरों में इस्लामिक लेक्चर देने की योजना है। क्या जाकिर नाइक जिहाद के नाम पर मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है? क्या वो एशिया में मुसलमानों का नया नसरुल्लाह बनने की दिशा में बढ़ रहा है? क्या उसकी जहरीली बातें माहौल को बिगाड़ने का कारण बन रही हैं? और सबसे अहम सवाल, क्या जाकिर नाइक दुश्मन देश में जाकर भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश कर रहा है? जाकिर नाइक को देखकर उसको लेकर ऐसे कई बड़े सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, बताना मत भूलिएगा। वहीं बता दें, इमरान खान की पार्टी से घबराई पाकिस्तान की सरकार, कई शहरों में तैनात कर दी सेना। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए अधिकारियों ने शनिवार को इस्लामाबाद और लाहौर में सेना को बुला लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के संस्थापक खान ने विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है, जो 1 साल से अधिक समय से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है। इमरान खान की पार्टी न्यायपालिका के साथ एकजुटता जताने और महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। सेना के जवान आगामी संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 5 से 17 अक्टूबर तक शहर में रहेंगे। पाकिस्तान 15 से 16 अक्टूबर को SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। क्रिकेटर से राजनीतिक नेता बने इमरान खान ने सरकार के आह्वान के बावजूद प्रदर्शन को स्थगित करने से इनकार कर दिया। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि जब पाकिस्तान की सरकार को किसी पार्टी विरोध के लिए सेना उतारनी पड़ जाए तो उस देश की क्या माली हालत है, इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं। वही आपको बता दें, इमरान खान की पार्टी ने कहा है कि जयशंकर जी को अपने प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उन्हें पाकिस्तान का लोकतंत्र दिखाएंगे। 9 साल बाद पाकिस्तान यात्रा पर जाने वाले हैं भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी, इसीलिए इमरान खान की पार्टी ने ये बातें कही है कि जयशंकर जी जब पाकिस्तान आएंगे तो उनको अपनी पार्टी के प्रदर्शनों में बुलाएंगे, उनसे सीख लेंगे कि देश को कैसे आगे बढ़ाना होता है। पाकिस्तानी मीडिया द न्यूज इंटरनेशनल के मुताबिक PTI के इंफॉर्मेशन एडवाइजर बैरिस्टर अली सैफ ने इसकी जानकारी दी। सैफ ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दावा करता है। पाकिस्तान की सरकार उन्हें ये दिखा रही है कि यहाँ प्रदर्शनों की कोई जगह नहीं है। उन्होंने इस्लामाबाद के बाहर 10,000 कंटेनर खड़े कर दिए हैं। PTI नेता ने कहा कि हम चाहते हैं कि जयशंकर जी हमारी रैली को संबोधित करें, जिससे भारत को पता लगे कि पाकिस्तान भी एक मजबूत लोकतांत्रिक मुल्क है। यहाँ के लोग जरूरत पड़ने पर प्रदर्शन करने का अपने अधिकार का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो वहीं दोस्तों, किसी ने कहा कि हम जयशंकर जी से सीख लेंगे कि देश कैसे चलाया
बढ़ाया जाता है ताकि पाकिस्तान को आगे लेकर जाया जा सके। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लेकिन आपको बता दें नई खबर, डीआरडीओ की V-SHORAD मिसाइल का तीसरा परीक्षण भी हुआ सफल, हवाई हमलों के खिलाफ बढ़ेगी सुरक्षा। जी हाँ, डीआरडीओ को कल एक सफलता हासिल हुई है। डीआरडीओ ने शनिवार को आधुनिक हथियार सिस्टम V-SHORAD यानी VSHORADS का तीसरा सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण पोखरण परमाणु रेंज में किया गया है। इस सफल परीक्षण के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने डीआरडीओ, भारतीय सेना और इससे जुड़ी अन्य कंपनियों को बधाई दी। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस ये नई मिसाइल हवाई खतरों के खिलाफ सशस्त्र बलों को और अधिक तकनीकी मदद देगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ इस कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल का पहले ही 2 सफल परीक्षण कर चुका है। अब तीसरे परीक्षण में भी मिसाइल ने तय लक्ष्यों को सफलतापूर्वक भेदा। V-SHORAD एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम डीआरडीओ और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा विकसित एक स्वदेशी मिसाइल है। वहीं आपको बता दें इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा ही खतरनाक मल्टी लेयर डोम से ईरान की 95% शक्तिशाली मिसाइलें कर दी ध्वस्त। जी हाँ, हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 200 शक्तिशाली हाइपरसोनिक मिसाइलें दागी, लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इनमें से 95% मिसाइलों को इंटरसेप्ट करके नष्ट कर दिया। ये इजराइल के आधुनिक नहीं बल्कि अत्याधुनिक सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता को दर्शाता है, जिसे कई लोग सिर्फ आयरन डोम समझते हैं, लेकिन असल में ये एक बेहद खतरनाक बहुस्तरीय रक्षा प्रणाली है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम सिर्फ एक आयरन डोम पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इसमें कई लेयर की सुरक्षा तैनात है जो इसे सभी प्रकार के हवाई हमलों से बचाने में सक्षम बनाती है। ये अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग स्तरों पर काम करती है और हर प्रकार के खतरे से निपटने के लिए तैयार रहती है। इजराइल की एयर डिफेंस प्रणाली बेहद उन्नत और बहुस्तरीय है जो इसे विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों से बचाने में सक्षम बनाती है। वहीं बता दें कांगो में बड़ा ही दर्दनाक हादसा, नदी में नाव पलटने से अब तक 78 लोगों की मौत की खबर। जी हाँ, मध्य अफ्रीकी देश कांगो के पूर्वी हिस्से में कीवू झील में बृहस्पतिवार को सैकड़ों यात्रियों को ले जा रही एक नौका के पलट जाने से कम 78 लोगों की मौत हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने यह जानकारी दी। दक्षिण कीवू प्रांत के गवर्नर जीन जैक्स पुरुषी ने बताया कि नाव पर 278 लोग सवार थे। उन्होंने कहा कि कम से कम 78 लोगों की मौत हो गई और मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं आपको बता दें नसरुल्लाह के बाद अब हिजबुल्लाह का नया चीफ भी हुआ खत्म। इजरायली हमलों के बाद नहीं हो पा रहा है उससे संपर्क। बता दें लेबनान के आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी से भी शुक्रवार से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कथित तौर पर एक इजरायली हवाई हमले में उसे निशाना बनाया गया था। लेबनान के एक सुरक्षा सूत्र ने शनिवार को इसकी जानकारी दी। ईरान समर्थित लेबनानी संगठन के खिलाफ अपने अभियान में इजरायल ने गुरुवार देर रात बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर एक बड़ा हमला किया था। इन 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि एक अंडरग्राउंड बंकर में हाशेम सफीउद्दीन को निशाना बनाया गया था जहां उसकी मौत हो चुकी है। वहीं बता दें ना रूस ना चीन, फिर आखिर किसके दम पर ईरान बन रहा है दरोगा? अयातुल्लाह अली खामेनी इजरायल को दे रहे हैं क्या चैलेंज? बता दें इन हमलों के बीच दोस्तों ये बड़े सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको टू द पॉइंट बताते हैं आखिर किसके दम पर दरोगा बनता दिखाई दे रहा है। ईरान नंबर 1 है दोस्तों। अरब देशों का ईरान को है समर्थन। मिडिल ईस्ट में कुल 18 देश है, इनमें से 13 अरब दुनिया का हिस्सा है। आपको बता दें ईरान, इजरायल और लेबनान की जंग में इन 13 खाड़ी देश का रुख क्या है, अभी तक इन देशों ने क्या क्या किया है। ईरान पूरी तरह से लेबनान के साथ खड़ा और हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजरायल पर मंगलवार को 180 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। इराक जो है वो फिलहाल इस जंग से बाहर है। ईरान से इसकी दुश्मनी सभी जानते हैं। ईरान के इजरायल पर हमले का जश्न यहाँ भी लोगों ने मनाया। लेबनान की बात करें तो इजरायल से सीधी जंग लड़ रहा है। बहरीन ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि वो किसकी तरफ है। तो वहीं उन देशों में फलस्तीन है, सीरिया है, यूएई है, यमन, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया है। ये सभी मुस्लिम देश हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बैकएंड में ईरान का समर्थन करते जरूर नजर आ रहे होंगे। तो वहीं ईरान अपने मिसाइलों के दम पर भी कूदता नजर आ रहा है। बाकी सारी जानकारी आप देख ही पा रहे होंगे। वहीं आपको बता दें भारत के समर्थन में रशिया ने 6 बार लगाया था वीटो पावर। क्या आपको पता है? बता दें रूस ने भारत के हितों के लिए सुरक्षा परिषद में कुल 6 बार वीटो का इस्तेमाल किया है। ये वीटो आमतौर पर भारत के खिलाफ प्रस्तावों को रोकने के लिए थे, खासकर जब भारत पाकिस्तान के विवादों से संबंधित मुद्दे उठाए गए थे। कब कब रशिया ने 6 बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया भारत के समर्थन में। आपको बता दें पहला है कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कई प्रस्तावों को खारिज करने के लिए रशिया ने भारत के समर्थन में अपने वीटो पावर का प्रयोग किया। दूसरी बार 1957 में कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत पाकिस्तान के संबंधों पर यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव आया था जिस पर वीटो लगाकर रशिया ने भारत का समर्थन किया था। तीसरा है दोस्तों 1971 में रशिया ने 3 बार 4 दिसंबर, 5 दिसंबर और 13 दिसंबर को भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के विरोध में लाए गए प्रस्ताव के खिलाफ वीटो पावर का प्रयोग किया था। चौथा है 22 जून को, 5वां दिसंबर 1961। छठा है अगस्त 2019 को, जी हाँ, जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में वाकई में रशिया यूं ही
भारत का बेहतरीन और भरोसेमंद दोस्त नहीं बल्कि घनिष्ठ मित्र है। वहीं आपको बता दें, खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में मारे गए पाकिस्तानी सेना के अधिकारी सहित 6 सैनिक, जी हां, पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के एक उच्च अधिकारी सहित 6 सैनिक मारे गए। सेना ने शनिवार को यह जानकारी दी। सेना की मीडिया इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने बताया कि मुठभेड़ अफगानिस्तान सीमा से लगे उत्तरी वजीरिस्तान जिले के सीनवाम इलाके में 4-5 अक्टूबर की दरमियानी रात को हुई, जिसमें 6 ख्वारिज मारे गए। तो वहीं आपको बता दें, चेन्नई एयरपोर्ट पर टला बहुत बड़ा हादसा। मस्कट से आ रही फ्लाइट का रनवे पर टायर फटा, बाल बाल बच्चे यात्री। दोस्तों, मस्कट से 146 यात्रियों को लेकर आ रहे एक विमान का यहां शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरते समय टायर फट गया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी। चेन्नई हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही ये विमान उतरा उसके ठीक बाद पीछे वाले टायरों में से एक फट गया। इस विमान की वापसी उड़ान को रद्द कर दिया गया तथा सभी यात्रियों को शहर के विभिन्न होटलों में ठहराया गया। जी हां दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, मजदूरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा, महिला की मौत, 20 लोग घायल की खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश के महोबा में ट्रैक्टर चालक की लापरवाही श्रमिकों पर भारी पड़ गई। जहां श्रमिकों को लेकर आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली का संतुलन बिगड़ जाने से पलट गया। हादसे में एक महिला की अभी तक मौत की खबर है, जबकि 20 मजदूर घायल हुए हैं। वहीं बता दें, अब हरियाणा के सर्वे की बात कर लेते हैं, जो बीजेपी के लिए वाकई में थोड़ा सा उदासीन खबर हो सकता है, लेकिन अभी असली रिजल्ट आना बाकी। आपको बता दें, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में किसान जवान पहलवान ने भाजपा का खेल बिगाड़ा है। दोस्तों, सिर्फ 11% जाटों का साथ मिलता दिखाई दिया है। बता दें, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस बीच शनिवार 90 सीटों पर मतदान का प्रतिशत भी काफी चौंकाने वाला है। पोल के नतीजे की बात करें तो भाजपा के खाते में 35%, कांग्रेस को 43%, आम आदमी पार्टी को 1.5%, INLD और BSP को 8%, JJP ASP को 1% और अन्य के खाते में 11.5% वोट आ सकते हैं। भाजपा को 2 राज्यों के चुनाव में कहीं से भी जीत की खुशखबरी सुनने को नहीं मिल रही है। दोस्तों, एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल के मुताबिक इसकी बड़ी वजह भाजपा से जाट समाज की बेरुखी बताई जा रही है। हालांकि इस तरह के दावे पहले भी किए जाते रहे हैं, लेकिन सर्वे के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, वर्ष 2019 की बात करते हैं, जहां हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीटें मिली थी और JJP के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। पिछले चुनाव JJP को 10 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में एक्सिस माई इंडिया के सर्वे के नतीजे करीब करीब सटीक साबित हुए। उस वक्त बीजेपी को सर्वे में 38 सीटों और कांग्रेस के लिए 31 सीटें मिलने की बात कही गई थी और चुनाव परिणाम आने पर बीजेपी को 40 सीटें मिली थी। ऐसे में इस बार भी कुछ खास बदलाव होता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन क्लियर लग रहा है कि हरियाणा में किसान जवान पहलवान ने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का अंदर खाने में खेल बिगाड़ा है। आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। और क्या असली रिजल्ट जो आएगा वो वाकई में एग्जिट पोल को भी चौंका देगा, बताना मत भूलिएगा। दोस्तों, क्या लगता है आपको? एग्जिट पोल के बाद बड़े बड़े सवाल उठने लगे हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला ने अलग चुनाव लड़कर भाजपा का खेल बिगाड़ा है। तो वही हरियाणा में एग्जिट पोल पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। सीएम फेस पर भी बयान दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में हरियाणा में लहर चल रही है, भारी बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। सीटों के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी 60 से 70 ज्यादा सीटें आएंगी। उन्होंने सीएम कौन होगा के सवाल पर कहा कि इसका फैसला हमारा हाईकमान करेगा। विधायक दल की बैठक में इसका फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा के सीएम बनने के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि सबका अधिकार है, वही हमारी सीनियर लीडर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी राय क्या है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। आखिर किन किन को उम्मीद है कि हरियाणा के जो एग्जिट पोल है वो रियल चुनाव से बहुत ज्यादा डिफर करने वाले हैं और फिर एक बार बीजेपी हरियाणा में सरकार बना सकती है? अपनी राय देना मत भूलिएगा दोस्तों। वहीं बता दें, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों ने जब अभी से ही बीजेपी को टेंशन दे दिया है, तो महाराष्ट्र और झारखंड की चुनौती कैसे कर पाएगी भाजपा पार? ऐसे में महाराष्ट्र पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हल्ला बोला है दोस्तों, ड्रग्स सरगना है उनका नेता। कांग्रेस ऐसे ही जीतना चाहती है चुनाव। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शनिवार को महाराष्ट्र के वाशिम पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि और पशुपालन क्षेत्र से जुड़ी करीब 23,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर कई तीर छोड़े। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को शहरी नक्सलियों का एक गैंग चला रहा है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से कांग्रेस के खतरनाक एजेंडे को विफल करने के लिए एकजुट होने की अपील की। वहीं आपको बता दें, दिल्ली पहुंची है नमो भारत ट्रेन। साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच ट्रायल रन शुरू। जी हां, NCRTC ने भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को तैयार करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आज दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RTS कॉरिडोर के साहिबाबाद न्यू अशोकनगर सेक्शन के बीच ट्रायल रन शुरू किया। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि नमो भारत ट्रेन अब दिल्ली में प्रवेश कर रही है, जिससे कॉरिडोर का दिल्ली सेक्शन पहले से संचालित साहिबाबाद मेरठ साउथ खंड से जुड़ने वाला है। जी हां, वहीं आपको बता दें, पैन कार्ड के नए नियम सामने आए हैं, जिसमें ऐसे लोगों के लिए बुरी खबर हो सकती है। बता दें, पैन कार्ड हर भारतीय
नागरिक के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, खासकर तब जब कोई व्यक्ति वित्तीय लेन देन करता है या आयकर भरता है। सरकार की ओर से समय समय पर पैन कार्ड के नियमों में बदलाव किए जाते रहे हैं और अब एक और नया नियम सामने आया है जो पैन कार्ड धारकों के लिए विशेष ध्यान देने योग्य है। हाल ही में आयकर विभाग ने यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पैन कार्ड के उपयोग से संबंधित कुछ नए नियम जारी किए हैं जिनका पालन न करने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। सरकार ने अब पैन कार्ड के उपयोग और उसे अपडेट रखने के लिए सख्त निर्देश जारी कर दिया है। नए नियम के तहत सभी पैन कार्ड धारकों को अपने पैन को आधार कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2024 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। यह नियम पहले भी लागू किया गया था लेकिन अब इसके पालन में और सख्ती लाई जा रही है। बहरहाल दोस्तों ये थी सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।